आज हम योगी आदित्यनाथ जिस कर्मस्थली से निकले यानी गोरखपुर से उस स्थान पे मौजूद हैं, क्योंकि हम पूर्वांचल के गोरखपुर में मौजूद हैं। योगी जी, अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 में। अवश्य धन्यवाद आपको। आप गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर में यश अवतार महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरती है और शारदीय नवरात्रि के द्वितीय तिथि में आपका और की पूरी टीम का मैं यहाँ पर गोरखपुर वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद योगी जी। निश्चित तौर पर नवरात्रि का समय है, आप खुद उपवास पे रहते हैं। हम आपकी तस्वीरें देख रहे थे कि आप पूजा अर्चना भी करते हैं, तो मेरे दिल में एक सवाल आया कि आपकी लखनऊ अब कर्मस्थली है, अब आप लखनऊ में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि मन में लखनऊ ज़्यादा है या गोरखपुर ज़्यादा है? दिल के करीब कौन है? देखिए, मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद रहा हूँ और गोरखपुर की जनता ने मुझे 5 बार लगातार सांसद चुना है। जिस गोरखपीठ को मुझे यह अवसर प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गोरखपीठ के प्रति यहाँ के आम नागरिक के मन में श्रद्धा का और सम्मान का जो भाव है, गोरखपीठ की परंपरा के प्रति जो अनुराग है जी, वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गोरखपुर गोरखपुर है और लखनऊ लखनऊ है, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लखनऊ प्रदेश की व्यवस्था के संचालन का केंद्र है, गोरखपुर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है और मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूं। धार्मिक टूरिज्म के लिए गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर एक स्पेशल योजना, एक विशेष योजना बननी चाहिए? देखिए, गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ जी की पावन तपस्थली है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और गोरखपुर को अगर हम केंद्र बिंदु मान करके चलें जी, तो यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पड़ती है। संत कबीर नगर जो निर्वाण स्थली है संत कबीर की, गोरखपुर से आधे घंटे की दूरी पर पड़ती है। काशी, गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग के बनने के बाद काशी की दूरी मुश्किल से 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि भी यह क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी और हेरिटेज टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ रामगढ़ ताल एक बेहतरीन झील यहाँ पर है, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की कार्रवाई को हम बहुत शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर से सटे ही जनपद संत कबीर नगर जनपद में बखरा झील है। मुझे लगता है कि देश की बड़ी झीलों में उसकी गिनती होती है। उसके पुनरुद्धार की भी एक कार्ययोजना हमारे स्तर पर प्रारंभ हो रही है। सोगी बरवा और उससे सटे हुए क्षेत्र इको टूरिज्म के एक बहुत बड़े केंद्र यहाँ पर हैं। और हेरिटेज टूरिज्म के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना गोरखपुर में घटित हुई थी। डोहरिया की घटना आज़ादी के असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में घटित हुई थी। ऐसे दर्जनों ऐसे स्थल हैं जहाँ पर गोरखपुर में इन सभी प्रकार की टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं। और यहीं पे नहीं, हमने पूरे प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी व्यापक पैमाने पे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी व्यापक संभावनाएं हैं और इसको आगे बढ़ाने में हमें काफ़ी हद तक मदद भी मिली है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि गोरखपुर में हमने
पहले देखा था कि जापानी बुखार से काफ़ी बच्चों की जान चली जाती थी, लेकिन अब ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये देश के अंदर एक सफल मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस भी था। तो इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार ने जो रणनीति बनाई, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी हूँ कि उनका मार्गदर्शन रहा। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, ये 2 मिशन ऐसे थे जिसने प्रभावी ढंग से जिसको लागू करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे न केवल इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान किया है। देखिए, 2017 के पहले यानी 1977 से 2017 के बीच इन 40 वर्षों में हर वर्ष गोरखपुर, बस्ती समेत 38 जनपद यानी कमिश्नरी के साथ 38 जनपद ऐसे थे जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस से मौत 2000-2500 मौत हर वर्ष होती थी, और मौत इन्हीं महीनों में होती थी। 15 जुलाई से सिलसिला प्रारंभ होता था और 15 नवंबर के बीच में ये मौतें होती थी। 2000, 2500, 3000 तक मौतें होती थी 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की। हम लोगों ने यहाँ पर अंतर विभागीय एक समिति गठित की जी। और उसको न केवल शासन स्तर पर बल्कि जनपद स्तर पर भी बनाया, लागू किया। स्वच्छ भारत मिशन में उन प्रभावित क्षेत्रों में हर घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय भी बनाए, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भी की। हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन की वहाँ पे, और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग विभागों के द्वारा चलाए गए। 9 विभागों को मिलाकर के हम लोगों ने सब कार्यक्रम चलाया था, वो आज भी चल रहा है। और आज मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति है कि जो कार्य 40 वर्षों में पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के माध्यम से यहाँ के बच्चों को उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ ये देश भविष्य में ले सकेगा, इसके लिए उन सब की जीवन को बचाने में हमारी सरकार ने योगदान किया है, और वह आज यहाँ पे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। एक गोरखपुर का ये मॉडल कोरोना कालखंड में यूपी को भी एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने में हमें मदद किया है, और हम लोगों ने इसलिए कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य यूपी में हुआ है, वह मॉडल गोरखपुर का यही मॉडल था। वैक्सीन का एक रिकॉर्ड नंबर सामने आया है। हाँ, 11 करोड़ से अधिक लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, और मुझे लगता है कि लगभग 8 करोड़ के आसपास लोगों के हम टेस्ट भी अब तक कर चुके हैं। और लखीमपुर हिंसा से जुड़ी खबर आ रही है। आशीष मिश्रा जो है, जिस दंगल कार्यक्रम में गए थे, उसका वीडियो सामने आया है। दंगल में आशीष की मौजूदगी का वीडियो है। हाथ में माइक पकड़े हुए आशीष। हिंसा वाले दिन लखीमपुर में हुआ था दंगल। आशीष का दावा हिंसा के दौरान दंगल में था। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि, देखिए वीडियो सामने आया है, लेकिन शाम 4 बजे आशीष की कोर्ट में पेशी है, ये भी एक खबर आ रही है। आशीष से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। आशीष ने क्राइम ब्रांच को कई वीडियो दिए हैं जिसमें हम दंगल का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हिंसा हुई, क्या आप उस वक्त थे दंगल में, तो उसका क्या प्रूफ है, ये देना पड़ेगा। ये बहुत एक बुनियादी सी बात है। लेकिन खबर आ रही है कि सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है आशीष की, और लगातार सवाल जवाब जो हैं वो आशीष से हो रहे हैं। जैसे कि आप घटना के दिन कहाँ थे, उसका जिक्र हुआ कि दंगल में थे। जिस वक्त घटना हुई क्या उस वक्त भी थे? अगर नहीं तो फिर कहाँ थे, यानी कि घटनास्थल पर। अगर थे दंगल में तो आप उसका भी प्रूफ दीजिए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि 40 सवालों की लिस्ट है, और बड़ी बात यह कि आशीष मिश्रा आज जो है वो स्कूटी से पहुंचे थे। जो जानकारी आई है वो ये है कि स्कूटी से आशीष मिश्रा जो है आज पुलिस लाइन पहुंचे थे। पीछे के दरवाजे से उनकी एंट्री कराई गई थी। आपने देखा, पुलिसकर्मी है। तो लखीमपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही कि आशीष मिश्रा के दंगल का वीडियो सामने आया है। आशीष की मौजूदगी का वीडियो है। हाथ में माइक पकड़े हुए हैं वो। हर साल इसका आयोजन होता है, आपको वीडियो में नजर आ रहा है। और आशीष ने दरअसल ये वीडियो मीडिया चैनल्स को दिखाया भी था कि मैं दंगल में था, अपने फोन पे बकायदा दिखाया था, जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त घटना घटी, क्या ये उसी वक्त का वीडियो है? क्या उस वक्त भी दंगल चल रहा था? ये भी सवाल है। अगर
आप दंगल में थे और घटना घटी, और ये किसान कह रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका दावा है कि आपको गाड़ी में देखा गया। दरअसल आपको अपनी मौजूदगी का, आप जहाँ भी थे, वो सबूत देना होगा। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब बेसिक सा सवाल, जिस वक्त घटना घटी, क्या आशीष मिश्रा उस वक्त दंगल में मौजूद थे? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल जिन्हें आपने सही सवाल किया कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज दिया और 4 वीडियोस दिए हैं, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन घटना 3 अक्टूबर 3 बजे, उस वक्त आशीष मिश्रा कहाँ थे, इसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। और जो गवाही, जो 2 लोग गवाही दी है, जो 2 लोग जेल गए, उनके मुताबिक कि आशीष मिश्रा थे वहां, और उनकी अगर नहीं भी थे तो उनकी गाड़ी कैसे थी, उनकी गाड़ी में वेपन, जो जिंदा कारतूस मिले हैं, चले हुए कारतूस जो मिस हो गए, वो कैसे थे, अगर दूसरे के कारतूस तो क्या किसी दूसरे का वेपन लेकर दूसरा आदमी गया था, और जब रूट बदला था तो ये वहां को चले गए। तो अभी फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रही है। इसके बाद उन्हें 4 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी और कहा जा रहा है कि 120B के तहत पहला पर्चा काटा गया। अब अदालत ये तय करेगी कि पुलिस को न्यायिक रिमांड पर देती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन टाइमिंग, आप कब, कहाँ थे, किस स्थिति में थे, सबका जवाब देना होगा और उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आपकी गाड़ी कोई और ले गया था, आप अपनी गाड़ी किसी और को देते हैं, आपका वेपन कोई और, बहुत सारे सवाल हैं ये जो पूछे जा रहे हैं। और न्यूज़ 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों से जिनकी महागाथा से आप भी कुछ सीखते हैं। मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और साहस से एमएसएमई सेक्टर्स में जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इस कड़ी में आइए देखते हैं लखनऊ के समीर त्रिपाठी की कहानी कि किस तरह उन्होंने देश के पावर सेक्टर में संभावनाओं को महसूस करते हुए विदेश में जो है अपनी नौकरी छोड़ी, पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट दिया और अपनी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी से समीर त्रिपाठी ने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को कैसे बनाया सुपर पावर। बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर समीर त्रिपाठी ने साहस से सफलता की नई परिभाषा रची है। उन्होंने देश के पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी को अलग पहचान दिलाई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद समीर ने कई देशों में नौकरी की, लेकिन वतन की मिट्टी का मोह उन्हें देश की तरफ खींचता रहा। मेरा बहुत मन था विदेश में नौकरी करने का। जब शुरुआत हुई मेरे करियर की, इंजीनियर बना मैं। विदेश में 4-5 साल काम करने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा थीं, जिनकी वजह से मुझे लखनऊ आना पड़ा। समीर त्रिपाठी ने ठान लिया कि वो विदेश में नौकरी करने के बजाय देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और पावर सेक्टर में ही मैंने नौकरी की। पावर सेक्टर का ही मुझे एक्सपीरियंस रहा और पावर सेक्टर में मैंने जो गैप्स देखे, उन गैप्स से बिजनेस मॉडल बनाने का बहुत ही एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। करीब 14 साल पहले एक छोटे से ऑफिस से महज 3 लोगों की टीम के साथ समीर ने शुरुआत की। उस दौर में पावर सेक्टर में कंसल्टेंट का कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन समीर पॉजिटिव विजन के साथ आगे बढ़ते गए और आज उनकी कंपनी देश के कोने कोने में पहुंच बना चुकी है। इस देश में सारे सेक्टर में कंसल्टेंट हुआ करते थे, पावर सेक्टर में नहीं हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया कि हम लोग जैसे रोड में डीपीआर आउटसोर्स होती है, पावर में भी जब डीपीआर आउटसोर्स करना शुरू किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी शुरू की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, यही एक्सपीरियंस था, तो इसी को लेकर मैंने बिजनेस शुरू किया। पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए समीर ने अपनी टीम में एक्सपर्ट शामिल किए और कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा। इसमें हम लोग पावर के साथ साथ हमने समय के साथ साथ आगे जैसे जैसे हम लोग सक्सेसफुल होते गए, हमने आईटी में एक्सपैंड किया, रोड में एक्सपैंड किया, वाटर में एक्सपैंड किया। समीर त्रिपाठी की एक्सपर्ट कंसल्टेंसी से भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बनकर सफलता के नए कीर्तिमान रचे हैं। सफल कारोबारी होने के साथ समीर एक कुशल टीम लीडर भी हैं। मेधज की और मेरी सबसे ज़्यादा तारीफ एक बात के लिए होती है कि हम हर महीने सैलरी देते हैं और कोरोना काल में किसी का भी 1 रुपया सैलरी नहीं कटी, ना एक भी दिन डिले हुआ। और मेरा एक वचन अपने आप को है और मेधज कंपनी को कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मेधज में सैलरी नहीं कटने दूंगा और ना किसी के साथ फाइनेंशियल इनजस्टिस में होने दूंगा। असाधारण प्रतिभा और बुलंद हौसलों के दम पर उपलब्धियों के शिखर पर खड़े समीर त्रिपाठी की कहानी संघर्ष की आंच में तपकर सोना बनने की गाथा है, जो हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
लड़ेंगे चुनाव।